वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है कि हम अपना बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भले ही हम में लाख बुराइयां क्यों ना हो या फिर हम में बुरी आदतें ही क्यों ना हो, हम कोशिश जरूर करते हैं। ये बात अलग है कि रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उन्हीं बुरी आदतों के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग की हैबिट, विंज वॉचिंग, शराब और सिगरेट पीना, इंटरनेट का एडिक्शन, रात को देर से सोना, सुबह देरी से उठना, ऐसी बहुत सारी आदतें। लेकिन आप है एक बहुत अच्छे लिसनर और हमेशा कुछ नया सीखते हैं मैजिक मंत्रा पर लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो आज आपको एक और मौका मिला है, मुहूर्त निकल आया है बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का। तो हो जाइए तैयार इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए जिसे बनाया है मैजिक मंत्रा ने, जहां पर आप समरी को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं द समरी ऑफ द पावर ऑफ हैबिट्स, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। तो इस समरी की बात करें तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि हैबिट कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी जिंदगी में इस हैबिट लूप को अप्लाई कर सकते हैं। इस समरी में आपको ऐसे लोगों की कहानियां जानने को मिलेंगी जिनकी कुछ बुरी आदतें थी जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, पर अपनी विल पावर से उन्होंने अपनी लाइफ ही बदल कर रख दी। ना सिर्फ उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी बल्कि अच्छी आदतें अपनाकर आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां आप अपने ही नए अवतार से मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द हैबिट क्योर के बारे में। तो इसे समझने के लिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। लिसा एलन 34 साल की है। उसे 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। इसके साथ ही लिसा को एक और प्रॉब्लम भी थी। वो जिंदगी भर अपने मोटापे से परेशान रही। ऊपर से उसके सिर पर $10,000 से भी ज्यादा का उधार था जो उसे चुकाना था। और मुसीबत यह है कि उसकी कोई नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं टिकती थी। लेकिन आज जो औरत रिसर्चर्स के सामने बैठी है एकदम अलग है। ये लिसा एकदम स्लिम फिट और खूंसी से चहकती नजर आ रही है। उसकी टांगे किसी रनर की तरह एकदम टोन्ड है। अगर उसकी पुरानी फोटो से तुलना करे तो वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती है। आज लिसा के सिर पर कोई उधारी नहीं है। उसने शराब और सिगरेट पीना छोड़ दिया है और वो 3 सालों से एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में जॉब कर रही है। आखिरी बार तुमने कब सिगरेट पी थी? एक रिसर्चर ने लिसा से पूछा तो उसने जवाब दिया, कोई 4 साल हो गए होंगे। मैंने 60 पाउंड वेट लूज किया है और उसके बाद एक मैराथन भी पूरी की है। इतना ही नहीं, वो मास्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई भी कर रही है और उसने खुद का एक घर भी खरीदा है। कुल मिलाकर लिसा की जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और हो रही है। पिछले 3 सालों से साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी एक्सपर्ट्स ने लिसा के साथ 23 और लोगों को भी स्टडी किया। इन लोगों में कोई शराबी था तो कोई चेन स्मोकर, तो कोई अपने मोटापे से परेशान था और किसी को शॉपिंग की लत लगी हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च को फंड किया था। लिसा और बाकी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि उन सब ने बहुत कम वक्त में अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाया था। और एक्सपर्ट्स यही जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। रिसर्चर्स ने उन सबके डेली रूटीन को मॉनिटर करने के लिए सबके घर में कैमरे लगवा दिए। सबको एमआरआई ब्रेन स्कैन से भी गुजरना पड़ा क्योंकि सबको सिगरेट, शराब और खाने की लत लगी थी। मुझे पता है तुम ये कहानी कई बार पहले भी सुना चुके हो, पर प्लीज क्या फिर से बताओगे कि तुमने सिगरेट की लत कैसे छोड़ी? रिसर्चर ने पूछा और लिसा फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगी। लिसा छुट्टियों में घूमने कायरो, इजिप्ट गई हुई थी। इसके कुछ महीने पहले की बात है। लिसा का हस्बैंड एक दिन काम से घर लौटा और आते ही लिसा से बोला कि उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया था। ये सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति, जो किसी दूसरी औरत को चाहता था, अब लिसा के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लिसा बुरी तरह से टूट गई। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, पर फिर भी उसके दिल को चैन नहीं पड़ा। लिसा ने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां जाते लिसा उन्हें फॉलो करती। वो अपने पति की गर्लफ्रेंड को आधी रात को फोन करती और फोन रख देती। फिर एक रात लिसा नशे की हालत अपने पति की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई। उसने वहां खूब तमाशा किया। वो उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रही थी और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। लिसा ने गुस्से में उसका घर तक जलाने की धमकी दे डाली थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को पहले कभी इतना मायूस और अकेला महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे याद आया
कि वो हमेशा से ही पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाना चाहती थी। अभी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची थी, तो लिसा ने ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया। कैरो पहुंचने के बाद पहली सुबह की बात है, पास ही में एक मस्जिद से आती अजान की आवाज से लिसा की नींद टूट गई थी। उसके होटल का कमरा अंधेरे में डूबा था। जेट लैग की वजह से उसका सिर दुख रहा था। लिसा को सिगरेट की तलब महसूस हुई। उसने अंधेरे में लेटे लेटे ही एक सिगरेट जलाई, पर यह क्या, उसे प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही थी। असल में जिसे वो मार्लबरो का सिगरेट समझकर जला रही थी, वो एक पेन था। वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। पिछले कुछ महीनों से वो बेहद परेशान, नाराज और गुस्से में थी। उसे कभी खुद पर शर्म आती तो कभी नाउम्मीदगी की फीलिंग होती। वो रातों को उठकर घंटों रोती और बेहिसाब उल्टा सीधा खाती थी। एक तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ऊपर से दिन ब दिन उसका वजन बढ़ रहा था। एक तरह से उसकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर खड़ी थी, यहां तक कि उससे एक सिगरेट तक नहीं चल पाती थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन लिसा ने एक फैसला किया। वो बिस्तर से उठी, शावर लिया और होटल से बाहर निकली। उसने स्फिंक्स जाने के लिए एक टैक्सी ली, जहां गीजा का पिरामिड है और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। लिसा ने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी। उसे जीने का कोई मकसद ढूंढना ही होगा, कोई ऐसा मकसद जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन दे। उसने खुद से वादा किया कि अगले साल वो फिर इजिप्ट आएगी और डेजर्ट में ट्रैकिंग पर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गोल पूरा करके रहेगी। उसे अपना ये आइडिया काफी क्रेजी लगा। एक तो वो ओवरवेट थी और ऊपर से उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने खुद को चैलेंज कर लिया था और अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लिसा ने सोचा, सबसे पहले तो उसे सिगरेट छोड़नी होगी। ठीक इसके एक साल बाद ही लिसा और 6 लोगों का एक कारवा इजिप्ट के डेजर्ट में ट्रैकिंग पर रवाना था। लिसा ने जो वादा खुद से किया था, उसे पूरा कर दिखाया। जिस पल लिसा ने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया था, उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। फिर अगले 6 महीनों में लिसा ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए जॉगिंग करनी शुरू की। उसने अपनी बिंज ईटिंग पर काबू पाने के लिए हेल्दी डाइट का सहारा लिया। वो टाइम से सोती और टाइम से उठती थी। नींद पूरी होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। वो एक भी पैसा फालतू खर्च करने के बजाय फ्यूचर के लिए सेविंग कर रही थी। लिसा ने मैराथन ज्वाइन किया, वापस स्कूल गई और एक नया घर भी खरीदा। रिसर्चर्स ने लिसा के ब्रेन में ओल्ड पैटर्न्स देखे। ओल्ड हैबिट अभी तक थी, पर पहले से कमजोर थी। उसके ब्रेन में न्यू न्यूरल पैटर्न्स बन गए थे, जो काफी स्ट्रांग थे और उसकी नई अच्छी आदतों से उसे कनेक्ट करते थे। लिसा रिसर्च एक्सपर्ट्स की फेवरेट सब्जेक्ट थी, क्योंकि उसके ब्रेन स्कैन्स बड़े क्लियर थे। यानी एक तरह से लिसा ने अपने ब्रेन को रिवायर ही कर लिया था। इसी के साथ आगे इस जर्नी में बात करते हैं कि हैबिट्स काम कैसे करती है, हाउ हैबिट्स वर्क। 1933 में यूजीन पॉली नाम का एक आदमी सैन डिएगो की एक लेबोरेटरी में आया। वो 6 फुट से भी लंबा और उम्र दराज आदमी था और एक ब्लू बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उसके बाल रुई जैसे सफेद थे और शायद आर्थराइटिस की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे लोगों को ईपी बोला जाता है। 1 साल पहले की बात है। एक दिन यूजीन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टियां आ रही थी और पेट में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। बार बार उल्टियां करने से उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर आई। उस वक्त यूजीन को तेज बुखार था। तेज बुखार की वजह से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। नर्स ने जब उसकी बाजू में आईवी लगाने की कोशिश की, तो वो एकदम एग्रेसिव होकर लाते मारने लगा। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसकी पीठ पर 2 वर्टेब्रे यानी रीढ़ के जोड़ों के बीच में सुई चुभोकर कुछ फ्लूइड जैसा निकाला और देखते ही समझ गया कि यूजीन को क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पर इंसान के ब्रेन और स्पाइनल के बीच पाया जाने वाला फ्लूइड एकदम क्लियर होता है और तेजी से फ्लो करता है, जैसे कोई सिल्क का धागा सुई से निकलता है। पर यूजीन की बॉडी से जो फ्लूइड निकला था एकदम अलग था, जो देखने में गंदा और चिपचिपा सा था। जांच करने पर पाया गया कि यूजीन को वायरल एन्सेफेलाइटिस हुआ है। ये एक तरह का वायरस होता है जिससे बॉडी में कोल्ड सोर्स, माइल्ड इन्फेक्शन, फीवर और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। वैसे तो ये हार्मलेस माना जाता है, पर अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो वायरस जानलेवा साबित होता है। वायरल एन्केफ्लाइटिस ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के डेलिकेट टिश्यू को खाने लगता है,
एक तरह से बोले तो ये हमारे विचार और सपनों को खाने लगता है। अब क्योंकि यूजीन के ब्रेन का कुछ हिस्सा वायरस पहले से खा चुका था, जिसे डॉक्टर्स दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने वायरस को पूरे ब्रेन में फैलने से रोकने के लिए यूजीन को काफी बड़ी मात्रा में एंटीवायरल ड्रग दे दी थी। यूजीन 10 दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। फिर धीरे धीरे दवाइयों ने असर दिखाया और उसका फीवर उतर गया। वायरस भी बॉडी में जैसे गायब हो गया था। यूजीन जब कोमा से निकला तो उसकी दिमागी हालत काफी कमजोर लग रही थी, पर वो जिंदा और सही सलामत था। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। डॉक्टर्स ने उस पर कुछ और टेस्ट भी किए। वैसे फिजिकल यूजीन एकदम फिट था, अपने हाथ पैर हिला सकता था, लाइट और साउंड पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। पर उसके ब्रेन स्कैन से पता चला कि वायरस उसके ब्रेन सेंटर का एक ओवल टिश्यू खा चुका है, और जहां पहले क्रेनियम और स्पाइनल कॉलम मिलते थे, अब वहां सिर्फ एक खाली जगह नजर आ रही थी। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ को बोला कि उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि यूजीन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ को बोला, मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी इस तरह मौत के मुंह से वापस आते देखा हो। मैं इसे आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर यह केस हमारे लिए भी एकदम अनोखा है। फिर कुछ हफ्तों बाद ही यूजीन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसे रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट दी जाने लगी। उसे हफ्ता दिन महीना कुछ भी याद नहीं रहता था। डॉक्टर्स चाहे जितनी बार उसे अपना परिचय दे दे, यूजीन को उनके नाम याद नहीं रहते थे। घर वापस आकर यूजीन अपने ही दोस्तों को नहीं पहचान पाया। कई बार तो वो सुबह उठता, किचन में जाता और बेकन और अंडे पकाने लगता, और फिर बेडरूम में आकर रेडियो चला देता। फिर 40 मिनट बाद वो फिर से सेम रूटीन रिपीट करने लगता। उठता, बेकन पकाता, वापस कमरे में आकर रेडियो चला देता। यूजीन मेमोरी लॉस स्पेशलिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। इन एक्सपर्ट्स में से एक थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के लैरी स्क्वायर। स्क्वायर 30 सालों से न्यूरो एनाटॉमी ऑफ मेमोरी की स्टडी कर रहे थे। स्क्वायर ने ऑब्जर्व किया कि यूजीन को नई बातें याद नहीं रहती है। जब उसे उसके ग्रैंडचिल्ड्रन की फोटोज दिखाई गई तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यहां तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि उसे कोई बीमारी हुई है जिसके चलते वो हॉस्पिटल में रहा था। स्क्वायर ने यह भी गौर किया कि यूजीन अपने घर में एक कमरे से दूसरे में आसानी से आ जा रहा था, पर जब उससे पूछा गया कि उसे घर की जानकारी कैसे याद रही तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि उसे याद था कि किचन कहाँ है और बाथरूम कहाँ पर लेकिन उसे याद कैसे रहा, ये एक पहेली थी। पर स्क्वायर ने यूजीन से जब अपने घर का नक्शा बनाने को बोला तो वो बना नहीं पाया। यूजीन अपनी याददाश्त भूल चुका था, पर उसकी हैबिट्स नहीं भूली थी। वो अपनी आदतों की वजह से ही किचन और बाथरूम तक चला जाता था। उसे ये भी पता था कि पड़ोस में कहाँ घूमना है, और जब वो बाहर घूमने जाता तो वापस भी खुद आ जाता था। उससे जब पूछा गया कि उसे ये कैसे किया तो यूजीन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो ये कैसे कर लेता है। यूजीन का डेली रूटीन कुछ इस तरह था। वो सुबह उठता, फ्रंट गेट से बाहर जाता, पास पड़ोस में घूमने जाता और घर लौटते हुए रास्ते से कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर आता। घर आकर वो टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाता और हिस्ट्री चैनल देखता। ये यूजीन की डेली रूटीन लाइफ थी। उसकी याददाश्त चली गई, पर उसकी आदतें नहीं गई थी। अपनी इसी आदत के चलते यूजीन पास पड़ोस में घूम घाम कर बड़े आराम से घर लौट आता था। ह्यूमन ब्रेन किसी प्याज की तरह है, कई परतों से बना हुआ। इसकी आउटसाइड लेयर में एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर गहराई में ब्रेन स्टेम के पास जो जगह होती है, वहां हमारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर जैसे सांस लेना या भोजन निगलना जैसे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम चाहे याद रखे ना रखे, पर ये हैबिट्स कभी नहीं छूटती, चाहे हमारी याददाश्त क्यों ना चली जाए। ह्यूमन स्कल यानी खोपड़ी के बीचों बीच करीब गोल्फ बाल के साइज का एक टिश्यू होता है, जो मैमल्स, फिश या रेप्टाइल के दिमाग में भी पाया जाता है। इसे बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी हैबिट स्टोर होती है। साइंटिस्ट्स ने यह पाया कि हमारे अंदर हैबिट इसलिए डेवलप होती है क्योंकि ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है। ये किसी भी रूटीन को हैबिट में बदल देता है ताकि हमारा ब्रेन बाकी कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए चलना, जूतों के फीते बांधना, कपड़े पहनना या दांत ब्रश करना जैसे कामों में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ऐसे कामों को करते वक्त हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करते हैं क्योंकि ये काम हमारी हैबिट में शामिल है। हम इन्हें ऑटो पायलट मोड में करते हैं। एक तरह से कहे तो हमारा ब्रेन सारी हैबिट्स की चंकिंग करता है, यानी उसे जरूरी और गैर जरूरी कामों में बांट लेता है
ताकि जो काम हमारी हैबिट में शामिल है उसमें ब्रेन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और ब्रेन अपनी एनर्जी मुश्किल काम जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बचाकर रखता है। हमारा बेसल गैंग्लिया तब फुल एक्टिव होता है जब हम अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं या शूलेस बांध रहे होते हैं। अपनी इन ऑटोमेटिक हैबिट्स की वजह से ही हम डिसीजन मेकिंग या हायर लेवल थिंकिंग कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हैबिट कैसे काम करती है, और अब जानते हैं द हैबिट लूप के बारे में। तो आप कोई हैबिट क्रिएट कैसे करोगे? हैबिट लूप कुछ इस तरह काम करता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। जब आप इस हैबिट लूप को रिपीट करते हो तो बिहेवियर नेचुरल बन जाता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। लेकिन क्यू क्या है? ये बिहेवियर को एक्शन में लाने का ट्रिगर है, और रूटीन यानी खुद बिहेवियर, और फाइनली रिवॉर्ड वो पॉजिटिव अफर्मेशन है जो ये इंश्योर करता है कि बिहेवियर रिपीट किया जाए। 1990 में MIT के कुछ साइंटिस्ट्स ने चूहों पर एक मेमोरी टेस्ट किया। साइंटिस्ट्स ने देखा कि जिन चूहों का बेसल गैंग्लिया इंजर्ड था, उन्हें घुमावदार रास्तों से होकर दौड़ने और फूड कंटेनर खोलने जैसे टास्क करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चूहों की याददाश्त चली गई है। साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तय किया कि वो चूहों को बेसिक रूटीन करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। उन लोगों ने चूहों के ब्रेन में छोटी छोटी वायर इंसर्ट कर दी थी ताकि उनके ब्रेन में हो रही एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। उन्होंने जो वायर चूहों की खोपड़ी में इंसर्ट किए थे, एक तरह के सेंसर थे जिनकी सारी इंफॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में फीड हो रही थी। चूहों को एक टी शेप वाले ट्रैक में छोड़ दिया गया जिसके एंड में चॉकलेट रखी थी। टास्क ये था कि हर चूहे को चॉकलेट ढूंढनी थी। पहले एक पार्टीशन रखी गई जो चूहों को बाकी ट्रैक से अलग रखती थी। फिर एक जोर की क्लिक साउंड के साथ पार्टीशन हटा दी जाती थी जो चूहों के लिए चॉकलेट ढूंढने के लिए एक ट्रिगर था। खैर, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहले तो चूहे ट्रैक के अंदर ही कोने सूंघते हुए, दीवारों पर नाखून मारते हुए घूमने लगे। उन्हें चॉकलेट की स्मेल तो आ रही थी, पर कहाँ रखी है ये उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। चूहे कभी दाएं घूमते तो कभी बाएं, लेकिन लास्ट में उन्होंने चॉकलेट ढूंढ ही ली। उनके ब्रेन में जो सेंसर लगा था वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, तो उनके ब्रेन में हो रही एक्टिविटी नजर आ रही थी। कंप्यूटर पर जो इमेज दिख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि चॉकलेट ढूंढते वक्त चूहों का बेसल गैंग्लिया फुल पावर से काम कर रहा है। जितनी बार भी चूहे दीवार पर स्क्रैच मार रहे थे या हवा में नाक उठाकर सूंघने की कोशिश कर रहे थे, उनका बेसल गैंग्लिया एक्टिविटी से भरा हुआ था। साइंटिस्ट की टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया। वो चूहों को सेम ट्रैक पर सेम रूटीन से भेज रहे थे। फिर आखिरकार कुछ चेंज हुआ। चूहों ने बेकार में इधर उधर घूमना बंद कर दिया। अब ना तो वो हवा में सूंघ रहे थे और ना ही दीवारों पर स्क्रैच मार रहे थे, बल्कि इस बार वो सीधा चॉकलेट तक पहुंच गए। उन्हें पता चल गया था कि चॉकलेट कहाँ रखी है। मॉनिटर में सेंसर शो कर रहा था कि बेसल गैंग्लिया में एक्टिविटी कम होती जा रही है, यानी अब वो पहले से कम एक्टिव था। चॉकलेट तक पहुंचना चूहों के लिए ऑटोमेटिक रूटीन बन गया था, जिसके लिए उन्हें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उनका क्यू था क्लिक का साउंड, और रूटीन था वो ट्रैक, और रिवॉर्ड थी चॉकलेट। और जैसे जैसे चूहे इस हैबिट लूप से गुजरते गए, उनके बेसल गैंग्लिया में ये हैबिट स्टोर होती चली गई। शुरू में ये एक फुल एक्टिविटी थी, पर जैसे जैसे हैबिट रिपीट हुई, बेसल गैंग्लिया का एफर्ट कम होता गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि हमारा ब्रेन हैबिट्स स्टोर करता है ताकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए एनर्जी सेव कर सके। तो ये तो था हैबिट लूप। और अब जानते हैं द हैबिट ऑफ सक्सेस के बारे में। तो बात ऐसी है कि हमारी बुरी आदतें फिर भी रहती है क्योंकि ये राइट क्यू का इंतजार कर रही होती है। ये रिपीट होंगी तो इंसान फिर से वही रूटीन अपना लेगा। इसलिए इसका एक ही इलाज है कि इसे किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए क्यू और रिवॉर्ड भी सेम होने चाहिए, लेकिन रूटीन डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो आपको नेट ब्राउजिंग की बड़ी हैबिट है, आप सारा दिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रहते हो, तो होता क्या है कि आपकी इस बैड हैबिट से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और आपको गुड हैबिट जैसे जॉगिंग और एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता। आप देर रात तक फोन ब्राउज करते रहोगे तो जाहिर है सुबह देर से उठोगे। पर आप इस रूटीन को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्यू है घर आना। फिर अपने सोफे पर लेटकर फोन देखने के बजाय अपने रनिंग शूज पहनो और बाहर जॉगिंग के लिए जाओ। ये आपका न्यू रूटीन है। फिर 1 घंटे बाद वापस आकर अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाओ। ये रहा आपका रिवॉर्ड। जब आप इस क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को रिपीट करते हो तो आपकी एक नई हैबिट बनती है। दोबारा आपका क्यू है ऑफिस से घर आना, लेकिन नया रूटीन है जॉगिंग करना।
और रिवॉर्ड है स्ट्रॉबेरी स्मूदी। आप इस हैबिट लूप को किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आप छोड़ना चाहते हो। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड याद रखो। बैड हैबिट छोड़ने के लिए सेम क्यू और रिवॉर्ड यूज करो, पर रूटीन बदल दो। तो चलो अगली स्टोरी पढ़ के उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ट्रेविस लीच के दोनों पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे। हर रोज ट्रेविस जब घर लौटता अपने माँ बाप को टीवी के सामने बैठा पाता। दोनों ड्रग के नशे में एकदम हाई रहते, उनकी आंखें ऊपर चढ़ी होती थी। ट्रेविस जब 9 साल का था तो एक दिन उसकी माँ को ड्रग लेने और देह व्यापार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को हेरोइन की ओवरडोज का शिकार होते भी देखा। ट्रेविस ने देखा उसके पिता फर्श पर पड़े हैं और उनका चेहरा नीला पड़ गया है। ट्रेविस के भाई बहन जानते थे कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। उसके भाई ने उसके पिता की बॉडी को सीधा किया और उसकी बहन उनका मुंह खुला रखने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके पिता की जीभ गले में फंसकर गला चोक ना कर दे। तब तक ट्रेविस ने अपने पड़ोसी के यहां जाकर मदद के लिए 911 में कॉल कर दिया था। 16 की उम्र में ट्रेविस एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने कहा कि वो स्कूल में और बुली नहीं होना चाहता था। उसके क्लासमेट उसे चिढ़ाते थे, उसका पीछा करते थे और उस पर चीजें मारकर फेंका करते थे। ट्रेविस ने बताया कि उसे स्कूल और होमटाउन छोड़ना इस सबसे ज्यादा आसान लगा। ट्रेविस फ्रेंसो चला गया, जहां उसने MC डोनाल्ड्स और हॉलीवुड वीडियो में काम किया। कई बार उसे कस्टमर्स की बदतमीजी भी झेलनी पड़ती थी। एक बार जब एक कस्टमर उस पर चिल्लाते हुए बोला, "I want ranch dressing you moron!" ट्रेविस को गुस्सा आ गया। उसने भी चिल्लाते हुए उस औरत को जवाब दिया, "Get out of my drive-thru!" इतना ही नहीं, उसने कस्टमर की कार पर चिकन नगेट फेंक दिए। कई बार तो ट्रेविस को इतना गुस्सा आता था कि वो शिफ्ट में काम के बीच ही रो पड़ता था। काम पर अक्सर वो लेट आता या कई बार एब्सेंट रहता। घर आकर वो शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बातें करता। वो खुद को ही आर्डर देता कि उसे अच्छा बनना होगा, औरों की तरह नॉर्मल रहना होगा। लेकिन सच तो ये था कि ट्रेविस को सोशल होने में दिक्कत आ रही थी। अक्सर ही उसके कैश रजिस्टर की लाइन लंबी होती चली जाती और तब मैनेजर आकर उसे डांटने लगता। ऐसे मौकों पर ट्रेविस के हाथ कांपने लगते और सांस फूलने लग जाती। फिर एक दिन हॉलीवुड वीडियो में एक रेगुलर कस्टमर ने ट्रेविस से बात की। उसने ट्रेविस को सलाह दी कि उसे स्टारबक्स में जॉब ट्राई करना चाहिए। वो कस्टमर फोर्ट वॉशिंगटन की नई ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर था। उसने ट्रेविस को वहां अप्लाई करने का ऑफर दिया और 1 महीने बाद ही ट्रेविस बरिस्ता में मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा था। तब से 6 साल हो गए हैं। ट्रेविस आज 25 साल का है और 2 स्टारबक्स ब्रांच का मैनेजर है। उसके अंडर में 40 लोग काम करते हैं और वो अपनी कंपनी के लिए सालाना $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और उसकी सैलरी है $44,000। ट्रेविस ना तो अब कभी काम पर लेट होता है और ना ही बेवजह छुट्टी लेता है। उसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, इसलिए उसे कभी काम के दौरान गुस्सा नहीं आता। एक बार एक कस्टमर उसके एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा था तो ट्रेविस उस एम्प्लॉय को साइड में लेकर गया और समझाया, "तुम्हारा एप्रन तुम्हारे लिए एक शील्ड की तरह है, इसलिए जब तक तुम इसके पीछे हो, स्ट्रांग हो।" पर ट्रेविस की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? उसने स्टारबक्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया। बरिस्ता में अपने पहले ही दिन उसने लेक्चर ज्वाइन किया था। ये प्रोग्राम खास एम्प्लॉयज के लिए रखा गया था और इसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया था कि एम्प्लॉयज जब मॉड्यूल कंप्लीट करे तो उन्हें कॉलेज क्रेडिट कमाने का मौका मिल सके। स्टारबक्स के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने ट्रेविस की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। स्टारबक्स ने ट्रेविस को सिखाया कि अपनी जॉब पर फोकस कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ जीनी है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहिए। ट्रेविस कहता है, "स्टारबक्स मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं जिंदगी भर इस कंपनी का एहसानमंद रहूंगा।" स्टारबक्स ने देखा कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हर एम्प्लॉय को विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। यही वजह थी कि कंपनी $1 मिलियन खर्च करके अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है और उन्हें नई अच्छी आदतें अपनाने में हेल्प करती है। स्टारबक्स के अपने मैनुअल और वर्कबुक है जिनमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एम्प्लॉयज को मुश्किल सिचुएशन कैसे निपटना है या रूड कस्टमर्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कस्टमर इस बात पर गुस्सा है कि उसे गलत ड्रिंक सर्व कर दी गई है तो ऐसे में लाठी मेथड अपनाना चाहिए, जहां लिसन टू द कस्टमर, एक्नॉलेज द कंप्लेंट, टेक एक्शन बाय गिविंग द राइट ड्रिंक, थैंक्स द कस्टमर एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्रॉब्लम अकर्ड। यानी कस्टमर की बात सुने, शिकायत को स्वीकार करें, सही ड्रिंक देकर एक्शन लें,
कस्टमर को थैंक यू कहें और बताएं कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी। अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना और उन्हें विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स के बारे में सिखाना स्टारबक्स की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। उनके एम्प्लॉयज की गुड हैबिट्स की वजह से उनके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलती है और यही एक वजह है कि स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफी नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक गुड एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूशन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने लिसा एलन की रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी कि कैसे उसने शराब और सिगरेट जैसी बुरी लत छोड़कर जिंदगी को एक और मौका दिया। आपने इस समरी में यूजीन पॉल के बारे में भी पढ़ा, वो आदमी जिसे वायरल एंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें कि उसकी याददाश्त भी चली गई थी और उसे अपनी लाइफ जीने के लिए अपनी हैबिट्स पर डिपेंड रहना पड़ा। क्योंकि उसकी हैबिट्स बनी हुई थी, इसीलिए वो अपने डेली रूटीन के काम करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ये स्टोरी एक तरह से हमें हैबिट्स की पावर के बारे में बताती है। साथ ही आपने इस समरी में ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के बारे में भी पढ़ा। आपने हैबिट लूप भी पढ़ा, जो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड है। आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाकर नई और अच्छी आदत डाल सकते हो। बस आपको क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड याद रखने हैं। आपने इस समरी में ट्रेविस लीच के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि किस तरह स्टारबक्स ने उसकी जिंदगी बदल दी। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज में गुड हैबिट्स डालने की कोशिश करती है, उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ बुरी आदतें हैं जो आपसे छूट नहीं रही, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ये समरी आपको ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताएगी कि आप अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पालोगे और साथ ही नई और अच्छी आदतें भी डाल लोगे। इस समरी में कई ऐसी रियल लाइफ कहानियां हैं जो रीडर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करती हैं। लिसा और ट्रेविस के जैसे ही आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बेशक शुरुआत में छोटे स्टेप्स ले, एक टाइम में एक हैबिट चेंज करने की कोशिश करें। हैबिट लूप याद रखना और कभी हार मत मानना। हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है ताकि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा और आप किसको अप्लाई करने वाले हैं पहली फुर्सत में, आज और अभी से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ अपना ढेर सारा प्यार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके। आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हो उसे वो भी बता दीजिए। और आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ और सजेशन हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। तो रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बुरी आदतों से छुटकारा पाने की जो तकनीक मिली है उनका इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।